हाँ जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है परक्विजिट्स के ही कुछ और पार्ट्स हैं जो जिनका वैल्यूएशन हमारा बाकी है। अभी तक आपने किया है रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूएशन और जो जो आपका अकोमोडेशन कंसेशनल रेट पर दिया जाता है उसका। ये 2 पॉइंट हम कर चुके हैं, पहले 2। अब इसके अलावा फिर इसमें न्यूमेरिकल है ये वाला पोर्शन जिसका वैल्यूएशन हमने करना है। ये 1 से लेकर जो 9 पॉइंट तक है उनकी बात कर रही हूँ मैं। ये इसी का ही पार्ट है, ये टैक्सेबल है सबके लिए, राइट। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन की। उसके लिए मैं आपको पीछे लेके चलती हूँ। एक सेकेंड। हाँ जी, यहाँ आ जाएंगे। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। देखिए क्या होता है कि कुछ लोन ऐसे होते हैं जो आप कहीं से लेते हैं और ऑब्वियसली आपको देना तो पड़ता ही है, चुकाना पड़ता है। पर कई बार क्या होता है कि आपका एम्प्लॉयर अपनी तरफ से या उसके बिहाव पर या वो किसी के बिहाव पर या उसके बिहाव पर कोई और पर्सन, यानी कि या तो वो खुद आपका एम्प्लॉयर या उसके भी बिहाव पर कोई और पर्सन आपको एक लोन देता है जो या तो इंटरेस्ट फ्री है या कम रेट पर है। बिल्कुल लोन फ्री नहीं है, लोन तो पे करना है, लेकिन उसका इंटरेस्ट या तो लगेगा ही नहीं या कम रेट पर लगेगा, जिसे हम बोलते हैं कंसेशनल लोन। अगर ऐसा कोई लोन आपको मिला है तो क्या करना है? सबसे पहले देखना है लोन का अमाउंट कितना है। अगर तो ये अमाउंट 20,000 रुपये से कम है तो हमारे लिए उस सुविधा का मूल्य 0 होगा, यानी कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। मान लीजिए लोन हमारा है 15,000 का और वो हमारे को टैक्स फ्री मिल रखा है, टैक्स फ्री नहीं सॉरी इंटरेस्ट फ्री मिला हुआ है, और उसका इंटरेस्ट अगर मैं 2% से काउंट करूँ पूरे साल का 3,000 बनता है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट 1 रुपया भी नहीं देना पड़ रहा। तो क्या 3,000 रुपये मुझे अपनी सैलरी में ऐड करके दिखाने हैं? क्योंकि ये सुविधा तो मुझे मिल रही है ना। पर क्योंकि लोन 20,000 रुपये से कम का है, इसलिए हम कोई भी 3,000 अपनी सैलरी में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सुविधा हमारे लिए बिल्कुल टैक्स फ्री है। क्लियर है बात? दूसरी बात, अगर ये लोन 20,000 से ज़्यादा का भी है, मान लो 1%, तो कैंसर, टीबी, एड्स ऐसी कुछ पर्टिकुलर बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए आपको मिला हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मिला हो, ऐसी बीमारियों के लिए, ठीक है, तो भी अगर आपको ये लोन इंटरेस्ट फ्री मिला है या कंसेशनल रेट पर मिला है, तो जो भी इंटरेस्ट कम होने का या ना होने का फ़ायदा आपको मिल रहा है वो आपका टैक्स फ्री होगा, यानी वो भी नील होगा। जैसे ये नील था ऐसे ये नील है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कहीं कोई मेडिकल इंश्योरेंस भी करवा रखा है। अब मान लीजिए एक पर्सन ने इलाज के लिए अपने एम्प्लॉयर से 1,00,000 रुपये का लोन लिया है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए है, और उसने अपना अलग से मेडिकल इंश्योरेंस भी ले रखा है। अब उसका एम्प्लॉयर उसको इंटरेस्ट फ्री लोन 1,00,000 रुपये का दे देता है, जिसका इंटरेस्ट मान लीजिए बनता है साल का 5,000। तो 1 साल का 5,000 रुपये का उसको फ़ायदा हो गया ना, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। ये 5,000 रुपये उसकी सैलरी में ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ये नील है। ये सुविधा का मूल्य मतलब टैक्सेबल नहीं है, कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर उसने मेडिकल इंश्योरेंस भी करवा रखा और वहाँ से उसको 1,00,000 के में उसको मिल जाते हैं, मान लो 20,000 मिल जाते हैं, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने ये देखना है कि जो 1,00,000 में से 20,000 गए, 80,000 रह गए ना। 80,000 रुपये पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ना, अभी मैंने 1,00,000 के ऊपर 5,000 बोला था, मान लीजिए 80,000 पर 4,000 है, तो वो 4,000 ही टैक्स फ्री होगा। वो आपका 5,000 में से 4,000 गए, 1,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। फिर से बता रही हूँ, अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा का लोन है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए है, तो आपको जो भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा वो आप अपनी सैलरी में भी नहीं दिखाओगे, क्योंकि वो आपके लिए टैक्स फ्री परक्विजिट है। लेकिन अगर लोन की रीइंबर्समेंट, लोन हैज़ बीन रीइंबर्स्ड टू द एम्प्लॉय अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम, आ जाइए इस पॉइंट पे।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयर से लोन ले लिया उसने 1,00,000 रुपये का, लोन का ही लोन 40,000 रुपये का लोन की रीइंबर्समेंट, उसको रीइंबर्स का मन का होता है वापस करना। एक बार आप अपनी जेब से खर्चा कर दो, उसके बाद आपको वापस मिल जाता है। 40,000 रुपये जो है मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम से उसको मिल गए। समझ में आई मेरी बात? तो बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा ना वो 60,000 रुपये पे रहेगा, वो 1,00,000 पे नहीं रहेगा। अगर ये 40,000 का किस्सा ना होता तो हम 1,00,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकालते और वो मतलब टैक्स फ्री होता। निकालने का मतलब तो टैक्स फ्री होता। लेकिन अब मैं क्या करूँगी, 1,00,000 में से 40,000 तो मेडिक्लेम मिल गया मेरे को, तो मैं 60,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकालूंगी। 60,000 रुपये पर मैं इंटरेस्ट निकालूंगी, वही मेरा टैक्स फ्री होगा। जो ये 40,000 है इसके ऊपर टैक्स फ्री नहीं होगा। तो 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और वो अपनी सैलरी में ऐड कर लेना अगर आपको रीइंबर्स मिली है तो। समझ में आया? सी पॉइंट पे आ जाएंगे। ए में बता दिया 20,000 से कम का है तो नील है। बी में बता दिया बीमारी के लिए है तो नील है। लेकिन अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है, लोन की रीइंबर्समेंट हुई है, तो उसमें जो होता है जितना मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है उस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके वो सैलरी में ऐड करना होगा। सी पार्ट पे आ जाएंगे। सी पार्ट कहता है ना तो 20,000 से कम है और ना ही किसी बीमारी के लिए है। मान लो शादी के लिए लोन ले रखा है, कार के लिए ले रखा है, घर के लिए ले रखा है, कोई भी चीज़ के लिए ले रखा है, लेकिन इन चीज़ों के लिए नहीं ले रखा जो अभी अभी हमने डिस्कस की है। अब क्या करना है? तो अब तो भैया ऐसा करना क्या है कि जितना भी इंटरेस्ट फ्री लोन है उसका इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करोगे वो सैलरी में ऐड करोगे। राइट, सैलरी में ऐड करोगे। उसके लिए मैं आपको सीधा एक क्वेश्चन पे लेके जाऊंगी, क्योंकि इसमें जो भी थ्योरी है वो तभी समझ में आएगी जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। एक वर्ड आएगा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। ये भी मैं अभी आपको इस क्वेश्चन में क्लियर कर देती हूँ। जैसे राम ने बोरो किए हैं 1,00,000 रुपये ऑन 1/5/19 को, 1 मई 19 को किए हैं अपने एम्प्लॉयर से टू परचेज ए कार। तो पहले दोनों पॉइंट में ख़त्म होगी कहानी। नील तो रहेगा नहीं, क्योंकि ना तो बीमारी के लिए है ना ही 20,000 से कम है। उसने पेमेंट करनी शुरू करी लोन की 1/6 से, मतलब 1/5/19 को लेना शुरू किया। ये यहाँ पे देखो 1/5 को ले लिया और 1/6 से पेमेंट करनी शुरू करी। ठीक है, 1,000 रुपये पर मंथ पेमेंट करता चला गया रेगुलरली। जैसे अगली पेमेंट 1/7/19 पे करनी है 1,000, अगली पेमेंट 1/8/19 पे करनी है 1,000, ऐसे करता चला गया। ठीक है, जब तक चलता रहेगा। इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस डिटरमाइन द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। देखो लिखा है ना टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री होगा या कंसेशनल होगा वो अभी आगे पता लग जाएगा। फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 असेसमेंट ईयर है, मतलब मेरा प्रीवियस ईयर हो गया 1/4/19 से 31/3/20। ठीक है, एज्यूम करना है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कार पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10% से चार्ज करता है। ये मैं और क्लियर कर दूँ, कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों नहीं दिखाएगा। ठीक है, कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाएगा ही नहीं, और कई बार ये बता देगा। अब इस यहाँ पे भी देखा जाए तो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिखाया, कुछ भी नहीं। एम्प्लॉयर उससे किस रेट पर ले रहा है इंटरेस्ट ये तो कहीं नहीं मेंशन किया। उसने तो हमें SBI का रेट मेंशन किया है। इसका मतलब यही है कि अब SBI 10% ले रहा है, हो सकता है एम्प्लॉयर 15% ले रहा हो। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। प्राइवेट बंदे से आपने लिया है लोन, बैंक की बात अलग होती है, बैंक तो रूल के हिसाब से चलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम किसी रिश्तेदार से या किसी फ्रेंड से या कहीं से भी लोन लेते हैं, तो हो सकता है वो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से ज़्यादा कम लगा सकता है ना। तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, SBI के रेट ही चलेंगे, ये ध्यान में रखना है। SBI का ही रेट चलेगा, आपको पर्सनल वाला जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो देखना ही नहीं है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 1 कहता है एम्प्लॉयर उसको से बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन अगर SBI से लेता तो 10% इंटरेस्ट लगता ना, यहाँ फ्री हो गया। दूसरा कहता है एम्प्लॉयर उससे इंटरेस्ट 5% लेता है, जबकि SBI 10% चार्ज करता है। हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन 10% के हिसाब से करके और देखेंगे कि 5% तो एम्प्लॉयर से ले ही रहा है। किसके ऊपर? मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस के ऊपर, जो अभी अभी यहाँ पॉइंट आया था। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ बातें क्लियर करनी है। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट
दो ऑप्शन दे दिया, मतलब आंसर हमारे दो आएंगे। पहले में जब इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है और दूसरे में जब इंटरेस्ट आधा ले रहा है, मतलब होना चाहिए 10% और ले रहा है 5%। चलिए जी, सबसे पहले आप ये देखिए कि लोन मेरी स्टार्टिंग हुई है 1/5/19 को, ठीक है। यानी कि अगर लोन में 1/5/19 से देखूं, स्टार्ट करूं, तो पहली किस्त गई है मेरी 1/6/19 को, यानी कि 1 जून 19 को। 1/6/19 को तो 1,000 रुपये वो दे चुका था। इसका मतलब अगर 30/5 यानी कि इसी मंथ में 30/5/19 को मैं देखूं, ये 31/5 ये है ना, मई है तो 31 का महीना रहेगा। 31 मार्च 19 को मेरा लोन अभी भी 1 लाख खड़ा है। अरे मैंने पेमेंट 1 को करी है, ये ध्यान में रखना। 1/5 को लोन लिया, 1/6 को पेमेंट 1,000 रुपये करी, 1/6 पर बैलेंस हो गया 99,000। लेकिन 31 मार्च को पेमेंट कितनी है? उसने बोला है महीने के मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, जितना भी महीने में बैलेंस, महीने के एंड में जितना भी बैलेंस होता है, तभी तो मैंने एंड लिया है। उसने एंड नहीं भी बोला तो भी आपको एंड ही लेना है। हर महीने के एंड में जितना बैलेंस ड्यू रहता है ना, उसके ऊपर ये इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसलिए मैं 1/6 भी ले सकती थी, मैं 1/5 भी कर सकती थी, लेकिन मुझे 31/30 क्यों करना पड़ा? क्योंकि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमेशा महीने के एंड में दिखाएगा, राइट। आप देखो, पहले जहाँ पे आपने लोन लिया वो 1/5 था, 31 मार्च पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस अभी भी 1 लाख ही खड़ा है। अगले ही दिन मैंने 1,000 वापस कर दिया, तो अगले महीने की लास्ट तारीख को यानी 30/6 को, 1/6 को मैंने 1,000 रुपये दे दिया, तो 30/6 को बैलेंस कितना हो गया मेरा? 99। फिर 98, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये कब तक चलना है? मेरा असेसमेंट ईयर यानी मेरा प्रीवियस ईयर जब ख़त्म होता है तब, ठीक है। तो अब देखिए, डेट निकालनी। आपको क्या करना है? सबसे पहले देखना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर असेसमेंट ईयर 2021, ठीक है। पहले महीने में बैलेंस रहा मेरा 1 लाख, फिर 99, करते 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 आपने क्या करना है? इसका टोटल कर लेना है। 2 मेथड है इस क्वेश्चन को करने के, एक लंबा मेथड है और एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट मेथड पहले करवा रही हूँ, लंबा मैं अभी बाद में करवाऊँगी, लेकिन उसके पीछे भी एक लॉजिक होगा कि कब शॉर्टकट अपनाना है और कब लेंथी अपनाना है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले शॉर्टकट देखते हैं। आपने क्या करना है? सारे मंथ को, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 महीने हैं। आप कहोगे 12 क्यों नहीं है? भाई लोन ही उसने 1/5 को लिया है, 1/5 को लिया। 1/4 को लेता तो मैं अप्रैल भी लेती ना, लिया 1/5 को है तो मैं तो 11 ही महीने काउंट करूँगी ना। तो आपने क्या किया? सारे जो बैलेंस थे महीने के एंड में उनको टोटल किया, हो गया 10,45,000। ये ले लिया आपने 10,45,000। उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट SBI का 10 है, 10 ले लिया। 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। ये बनेगा 8708 रुपये। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। पहला अगर मैं पॉइंट उठाऊं कि एम्प्लॉयर डज नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर चार्ज करता तो SBI के रेट के हिसाब से 8708 रुपये मुझे देने पड़ते। अब क्योंकि मुझे नहीं देने पड़े तो ये मेरी सैलरी में ऐड हो जाएंगे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे बेटा पैसे मिल नहीं रहे हैं, 8708 रुपये उसने नहीं दिए मुझे उसको देने थे, लेकिन मैंने नहीं दिए क्योंकि उसने मुझे माफ़ कर रखा है इंटरेस्ट। तो ये मेरा एक तरीके से बेनिफिट हो गया, राइट। परक्विजिट का मतलब क्या होता है कि जो बेनिफिट आपका एम्प्लॉयर आपको देता है उसका वैल्यूएशन निकालना। ये वैल्यूएशन मैंने निकाल दिया। यहाँ तक बात क्लियर है? सैलरी में मैं ऐड क्यों करूँगी? क्योंकि ना तो ये मेरे 20,000 से कम का लोन है, ना ये किसी बीमारी के लिए है, ये गाड़ी के लिए है और 20,000 रुपये से फालतू का है। इसीलिए ये सुविधा का मूल्य यानी 8708 रुपये मेरी सैलरी में जुड़कर और मैं उसके ऊपर टैक्स दूंगी। दूसरा पोर्शन कह रहा है कि एम्प्लॉयर उससे आधा इंटरेस्ट चार्ज करता है 5%, यानी अगर 10% से रेट 8708 है तो आधा करना है इसको, ये बन जाएगा 4300 समथिंग, दैट इज़ ये मट गया थोड़ा सा, 4358 रुपये, ठीक है। तो दूसरे केस में एम्प्लॉय से कहता कि भैया मैं तेरे को सारा माफ़ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तेरे को आधा माफ़ कर सकता हूँ।
तो कोई बात नहीं, तू मुझे 10% मत दे, लेकिन तू मुझे 5 तो दे। तो ठीक है भैया, तू 5 पकड़, यानी पहले तो मुझे तू 8708 का फ़ायदा करा रहा था, नाउ माई बेनिफिट इज़ इसका आधा, बिल्कुल हाफ कर लेना, 43 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 4354। ठीक है जी, आंसर तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब आ जाते हैं वापस वही शॉर्टकट और लॉन्ग कट पे। इसका मतलब क्या है? देखिए, शॉर्टकट मेथड आप सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब कुछ कंडीशंस पूरी हो रही हो। पहली बात, पहली कंडीशन ये है कि हर महीने के पहले दिन या हर महीने के आखिरी दिन उसने कुछ अमाउंट पे किया है, और एक ही अमाउंट पे करना है, अलग अलग अमाउंट पे नहीं करना है। आप देखोगे कि हर बार वो लोन की पेमेंट महीने की स्टार्टिंग में करता है, यानी टाइम भी सेम रहना चाहिए, और 1000 पर मंथ करता है। ये नहीं कह रहा कि वो एक ही बार करेगा, हर महीने जब तक आपका प्रीवियस ईयर ख़त्म नहीं हो जाता, हर महीने की उसने फर्स्ट डेट पर 1000 रुपये पर मंथ का लोन पे करता रहा है। तो पर मंथ का मतलब सारे महीने हो गए, टाइम सेम हो गया, हर महीने के एंड में हो गया ना, नहीं हर महीने के स्टार्टिंग में, सॉरी, और 1000 रुपये करता रहा है। अब आप यहाँ देखो, सब में 1000 का डिफरेंस है। अगर ऐसा होगा तो ही आप ये वाला मेथड यूज़ कर पाएंगे, ये ध्यान में रखना, वरना आपको लॉन्ग टर्म मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो लेंथी मेथड है वो यूज़ करना पड़ेगा। उस मेथड का भी बता देती हूँ। इसी क्वेश्चन को अगर मैं लेंथी से करूँगी ना, तब भी मेरा आंसर यही आएगा, पर मैं क्यों करूँगी जब मेरे पास कंडीशन पूरी हो रही है, तो मैं शॉर्टकट ही इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, चलिए जी, लेंथी मेथड बता देती हूँ कैसे करना है। मान लीजिए यहाँ 31/5 को इसका बैलेंस 1 लाख है, ठीक है 1 लाख है, पहले महीने में 1000 दे देता है तो 99 हो गया। अब मान लीजिए अगले 2 महीने पेमेंट करता ही नहीं है, अब ये करता है सीधा 30/9 को, और 30/9 को वो 1000 की बजाय 4000 कर देता है या कुछ और कर देता है, तो आपका ये 98 और 97 तो गायब ही हो जाएगा ना, फिर तो सीधा 96 पे आ जाएंगे। मान लो वो कहता है कि 4000 पेमेंट कर दी, 99 में से सीधा 4000 गए, तो यहाँ पे 95 आना चाहिए 96 की बजाय। कहने का मतलब होता है कंडीशन टूट गई ना, अमाउंट भी डिफरेंट कर दिया, टाइम भी डिफरेंट कर दिया, हो गया गड़बड़। तो हमने क्या करना है उस केस में, क्या करना है, मुझे ये देखना है पहले महीने के आखिरी में कितना है, 1 लाख। 1 लाख के बाद कितना, 1 लाख है ना, इस 1 लाख को आपने कितने महीने यूज़ किया देखा जाए तो। अब मैं यहाँ 31/5 को खड़ी हूँ, मुझे सपना थोड़ी ना आ जाएगा कि मैं हर साल 1-1 हज़ार पे दे पाऊँगी। हो सकता है आगे कोई भगवान ना करे कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, मैं बंदा नहीं दे पाता, ये तो हमारे को क्वेश्चन में उसने बता दिया ना कि दिए हैं उसने। लेकिन मैं जब बंदा खुद यहाँ खड़ा होता है, अब आने वाले समय का आप तो नहीं बता सकते ना, आप अपने ऊपर बात रख के देखो। अगर मैं 31 मई 2019 पे किसी से 1 लाख रुपए उधार लेकर खड़ी हूँ, मुझे ये नहीं पता कि कल तक क्या हो जाए, है कि नहीं बात। ये तो मैंने प्लान किया है कि मैं दूंगी, हो सकता है मैं ना भी दे पाऊँ। ठीक है, तो आज की डेट में जो 1 लाख है वो मेरे पास कितने दिन के लिए है, उसने मुझे 11 महीने के लिए दे रखे हैं ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं 1 लाख के ऊपर 11 महीने का कितने परसेंट से, 10% से 11 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगी। ठीक है, फिर 99 पर मैं निकालूंगी 10% से 10 महीने का, फिर 98 पर निकालूंगी 10 महीने से 9 महीने का, 11, 10 और 9, यहाँ तक तो ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि बीच के 2 महीने गायब हो गए, यानी कि उसने कोई पेमेंट की ही नहीं, सीधा उसने 30 सितंबर को पेमेंट करी, 30 सितंबर को उसने 4000 दे दिए। तो मान लीजिए 4000 देने के बाद मेरा अमाउंट बचता है 95,000। फिर 95,000 मेरे पास रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने रहा। तो मैं 95,000 पर 7 महीने का 10% से इंटरेस्ट निकालूंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या करूँगी, मैं सीधा 1 महीने का 10% से नहीं निकालूंगी, वो तो मैंने देखो टोटल पे किया है ना, एक्चुअली 10,45,000 मैंने टोटल पे किया है। इसी क्वेश्चन को आप लेंथ से भी कर सकते हो, 1 लाख गुना 11 गुना 10/100, 11 महीने हैं। 99 पर 10 महीने का 10% से, फिर 98 पर 9 महीने का, 97 पर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लास्ट में 90,000 बचा। 90,000 पे सिर्फ 1 महीने का 10% से लगाओगे इंटरेस्ट। जब सारा कैलकुलेट करोगे ना बच्चों, तो 8708 ही आएगा।
अब समझ में आ गया। तो वो शॉर्टकट मेथड नहीं है, वो लॉन्ग कट मेथड है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी, मेरी सारी कंडीशन पूरी हो रही थी, इसलिए मैं वो इंटरेस्ट निकाल पाई सिंपल तरीके से। वरना मुझे हर साल नहीं सॉरी हर महीने के एंड में जो भी मामला पेंडिंग रहेगा उस अमाउंट पर, जितने महीने के लिए वो पैसा मेरे पास है उतने पैसों का उतने महीने का इंटरेस्ट निकालना है और टोटल करते जाना है। ऐसा कोई क्वेश्चन आगे आएगा तो हम वो करके देखेंगे। अभी तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट जो आ रहा है जी, अब हम कहाँ थे, हम एक सेकेंड, हाँ हो गया जी आपका इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन। नंबर आ रहा है हॉलीडे मैंने एन्जॉयमेंट पे। अब हॉलीडे एन्जॉयमेंट करवाती हूँ आपको। हॉलीडे एन्जॉयमेंट कहाँ है, ये आपका टॉपिक हो चुका है, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। ओके चले जी, हॉलीडे एन्जॉयमेंट पे आ जाएंगे। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, ट्रैवलिंग, टूरिंग और रहने का और कोई भी खर्चा पेड फॉर, और ये क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, पेड और एक सेकेंड बॉर्न का मतलब होता है सहन करना, मतलब एक तरह से या तो उसने पे कर दिया है या उसने खुद ही किए हैं वो खर्चे, या आपको रीइंबर्स किए हैं। मतलब या तो मैं खर्चा करूं और जेब से पैसा दूं और मेरा एम्प्लॉयर मुझे बाद में दे दे, या वो ही खर्चा करे सारा का सारा। ठीक है, दो ही बातें हो सकती है ना। कोई भी हॉलीडे जो मैं यानी कि एम्प्लॉई अवेल कर रहा है और या मेरी फैमिली का कोई भी सदस्य जा रहा है, ठीक है। हॉलीडे एन्जॉयमेंट नाम से समझ में आ रहा है, छुट्टियों में मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, मेरी फैमिली भी साथ में है और हमारा खर्चा हमारा एम्प्लॉयर पे करता है। अब इसमें दो बातें हैं बेटे, एक तो ये फैसिलिटी क्या वो सबको एक जैसी दे रहा है या कुछ कुछ लोगों को दे रहा है। अगर तो वो ये फैसिलिटी सबको एक जैसी दे रहा है, ये मैं पॉइंट आपको बता देती हूँ। इफ़ सच ए फैसिलिटी इज़ मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर ये रहने का, जैसे मान लो जी बस उसकी खुद की है, अकोमोडेशन का, होटल का अरेंजमेंट, होटल उसका खुद का है, ये सारी फैसिलिटी उसने खुद अरेंज किया और आपको दे रहा है यूज़ करने के लिए, और ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए सेम है, इट इज़ मेड अवेलेबल टू ऑल एम्प्लॉयज़, तो ये सुविधा का मूल्य हमारे लिए टैक्स फ्री होगा। लेकिन वेयर सच ए फैसिलिटी इज मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड इज नॉट अवेलेबल, सबको अवेलेबल नहीं है, किसी एम्प्लॉय के लिए है। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि एक जैसी, इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है, किसी को मिल रही है, तो जो बेनिफिट होगा यानी वैल्यू जो होगी वही आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। अब वो कैसे होगी कि अगर यही होटल किसी और का होता और मैं किराया देती तो कितना देती, ठीक है, यही अगर बस किसी और की होती और मैं किराया कितना देती, ठीक है। तो जो भी बाकी की एजेंसीज, मतलब हमारे एम्प्लॉयर ने अरेंजमेंट किया ना, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ना करता और मुझे कहीं बाहर का होटल लेना पड़ता, या मैं ट्रेन का खर्चा करती, या मैं बस का किराया भरती, या मैं टैक्सी करती, और उसमें मुझे जो भी पैसे देने पड़ते वही पैसे मैं मान के चलूँगी कि मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे बेनिफिट दिया है, एंड दैट इज़ टोटली टैक्सेबल, ठीक है जी। और दूसरा जो सीन था वो यही था, अगर ये फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने मेंटेन तो कर रखी है लेकिन दे सबको रहा है, खाली किसी को नहीं, सबको दे रहा है, तो ये सबके लिए टैक्स फ्री होगी, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमारी। ओके, अभी कहानी विशेष है, मतलब ट्विस्ट बाकी है। वो ट्विस्ट कह रहा है, पॉइंट नंबर सी भी आ रहा है कि अगर आपका एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर पे जा रहा है, भाई ऑफिशियल टूर पे जा रहा है, फिर तो आप जो भी खर्चा कर रहे हो अपने ऑफिस के लिए कर रहे हो, उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, तो नील होना चाहिए। लेकिन ऑफिशियल टूर पे गया 15 दिन और 5 दिन वो अपने साथ नहीं, और अपने साथ अपनी फैमिली को भी ले गया, तो भैया आपके ऊपर जो खर्चा हो गया वो तो नील, लेकिन आपने फैमिली पर जो खर्चा करवाया वो आपका टैक्स फ्री नहीं होगा, वो ऐड कर लेना, ठीक है। और लास्ट में डी पॉइंट आ रहा है, अगर ऑफिशियल टूर वेकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे 10 दिन का ऑफिस का टूर था, 10 दिन का तक जो खर्चा है वो नील हो गया। अरे खर्चा नील नहीं हुआ है, खर्चा तो उसने किया है, लेकिन आपके लिए फैसिलिटी की वैल्यू नील रहेगी, टैक्सेबल नहीं रहेगी। लेकिन अगर खर्चा किया है 10 दिन का और 15 दिन का, कि जिसमें 10 ऑफिशियल थे और 5 आप वैसे ही आपने कहा कि बॉस मैं 5 दिन और रहना चाहता हूँ, तो 5 दिन का जो उसने खर्चा आपका किया ना वो टैक्सेबल होगा। समझ में आया? ओके। और अगर उसने एम्प्लॉय से कुछ ले लिया है तो वो माइनस कर दीजिएगा आप इसके बदले में, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ फ्री फूड। नेक्स्ट फ्री फूड है। फ्री फूड का मतलब कई चीज़ें हैं। आपको चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स, जिसे आप ब्रेकफास्ट का भी नाम ले सकते हो, या फिर शाम को भी जैसे चाय मिलती है। फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन ए रिमोट एरिया, राइट। पहले पे आ जाओ। अगर चाय, कॉफ़ी या स्नैक्स वगैरह मिलते हैं तो सबके लिए निल है, ठीक है। हाँ, अगर टी अलाउंस मिलता है, मील अलाउंस मिलता है, वो टैक्सेबल नहीं है। टैक्सेबल है भैया, वो तो आप सैलरी में ऐड कर रहे ही करोगे, क्योंकि वो अलाउंस है, वो कैश की फॉर्म में मिलता है। दूसरा, फूड मिला है लेकिन नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस भी मिल सकते हैं। यानी नॉन अल्कोहलिक का मतलब होता है जैसे वाइन या बियर जैसी चीज़ें नहीं मिली आपको, वहाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह मिले हैं। वो भी अगर रिमोट एरिया है, मतलब आपके घर से काफ़ी दूर है, काफ़ी रिमोट होता है, काफ़ी जो पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं ना उनसे काफ़ी दूर, सुनसान इलाके हैं, या जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे भी नील रहेगा। मज़े हो गए मतलब आपके वहाँ पे भी। लेकिन अगर ऊपर वाली दोनों कंडीशन नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है, वर्किंग आवर्स में तो है लेकिन रिमोट एरिया में नहीं है, ऑफिस में मिला है, तो आपको एक तो पेड वाउचर होने चाहिए। आपने देखा है कभी फैमिली में या ऐसा कुछ सीन रहा हो, कहीं घूमने गए हो, फादर को, ब्रदर को जो जॉब करते हैं, कई बार ये ऑफिस से वाउचर मिलते हैं। उन वाउचर के बदले में कैश नहीं मिलता, उन वाउचर के बदले में खाना मिल सकता है। बेचार ये ट्रांसफरेबल भी नहीं है, ये भी नहीं है कि वो आप वाउचर किसी को दे दो और वो यूज़ कर ले, ऐसे भी नहीं होगा। और वो ईटिंग जॉइंट्स पे भी, जहाँ पे कैफेटेरिया होगा ऑफिस का, वहीं पे यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ध्यान देना। मान लीजिए मुझे 5,000 के वाउचर मिल गए, ध्यान से सुनिएगा, मुझे 5,000 रुपये के वाउचर मिल गए, कूपन मिल गए मतलब, ठीक है। तो इसके बदले में मेरा एम्प्लॉयर मुझसे 1,000 रुपये ले रहा है, तो 5,000 में से 1,000 तो ख़त्म, पहला अमाउंट क्लियर हो गया, अमाउंट पेड और रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, ठीक है। एंड 50 रुपये पर मील, मान ली 10 दिन के लिए 5,000 का वाउचर मिला है, तो 10 दिन के 50 रुपये के हिसाब से करना, 500 रुपये बनते। 5,000 में से 1,000 आपने पहले माइनस कर दिया था, कौन सा, जो उसने मुझसे रिकवर किया, 4,000 रह गए। 4,000 में से ये 50 रुपये पर मील, मान लीजिए वो मील वाउचर हैं 25 दिनों के लिए, तो 25 दिनों का बनता है 50 रुपये के हिसाब से 1,250 रुपये। तो 4,000 में से 1,250 और माइनस कर दो, कितना रह गया, ये बनेगा मेरा 2,750, ठीक है। 2,750 रुपये मेरी सैलरी में ऐड हो जाएंगे, ये मेरे लिए बेनिफिट है। फिर से देखिए, या तो टी और स्नैक्स हो, नील हो जाएगा, रिमोट एरिया में हो, नील हो जाएगा, फूड भी हो बेशक से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जो अमाउंट आपसे रिकवर किया वो माइनस करो, और 50 रुपये पर मील के हिसाब से माइनस करके बाकी का जो वाउचर बनेंगे वो आपके टैक्सेबल होंगे। गिफ्ट पे आ जाते हैं, आज के 2 टॉपिक अभी और रहते हैं। गिफ्ट, आपका एम्प्लॉयर आपको कोई गिफ्ट देता है या वाउचर देता है, जिसके बदले में कैश नहीं ले सकते आप, ठीक है, और अपने एम्प्लॉई को देता है। और एक सेकेंड, वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट और वाउचर और टोकन गिफ्ट में बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, मतलब आप उस गिफ्ट और वाउचर के बदले में गिफ्ट तो मिल ही गया, लेकिन अगर वाउचर दे देता, उस वाउचर के बदले में आप या आपका घर का कोई भी सदस्य गिफ्ट खरीद सकता है, मतलब कोई भी सामान खरीद सकता है जो उसमें लिखा होगा, ठीक है ना। और सेरेमोनियल ओकेजन्स पे, मतलब कोई पर्सनल से ओकेज़न है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, इस तरीके के हैं, पर्सनल हो गए ना, तो वो आपके सारे के सारे जो हैं वो टैक्सेबल हो जाएंगे, और आप ऐड कर लेना अपनी किसमें, सैलरी में। लेकिन अगर ये गिफ्ट दिए गए हैं सोशल रिलीजियस ओकेजन में, जैसे दिवाली आ रही है, आप दिवाली पे, क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे, एनिवर्सरी ऑफ, आपकी एनिवर्सरी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की एनिवर्सरी लिख रहा है, ध्यान दो, जल्दी नहीं मचानी है। ऊपर मैंने अभी एनिवर्सरी का एग्जांपल दिया था, वो आपकी पर्सनल थी, यहाँ एनिवर्सरी है ऑर्गेनाइजेशन की, पर्सनल नहीं है। ऐसे समय पर आपका एम्प्लॉयर जब आपको कोई गिफ्ट देता है, तो ये गिफ्ट 5,000 रुपये तक तो टैक्स फ्री है, उसके अलावा बाकी का अमाउंट आपका टैक्सेबल है। ये गिफ्ट कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। अगर आपको मान लीजिए 5,000 रुपये का चेक दे दिया उसने, चेक का मतलब तो फिर कैश ही आ गया हाथ में, वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर 5,000 के कूपन दे दिए, तो वो 5,000 के कूपन तो आपके सारे टैक्स फ्री हैं, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि 5,000 रुपये तक का तो टैक्स फ्री है। समझ में आई मेरी बात? याद रखिए, 5,000 रुपये तक के वाउचर दिए हैं, जिसमें जो आपके पर्सनल ओकेजन के लिए दिए हैं सारे टैक्सेबल हैं।
अगर 5,000 रुपये के चेक वगैरह दे दिए जो कैश में कन्वर्टेबल हैं, सारे टैक्सेबल हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा ओकेजन है, दिवाली दशहरा या कॉमन ओकेजन है, उसके ऊपर जो दिए हैं वो आपके 5,000 रुपये तक टैक्सेबल हैं, टैक्स फ्री हैं, उसके बाद टैक्सेबल है। समझ में आया बेटे? जो बातें मैं बता रही हूँ आपको प्लीज़ नोट्स बना कर रखनी है ताकि आप एग्जाम के समय जल्दी जल्दी पढ़ सको। लास्ट में आ रहा है जी आज के लिए एक्सपेंसेस चार्ज टू ए क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्रेडिट कार्ड वो होता है जिसकी मदद से आप उधार लेन देन कर सकते हो, आप उधार सामान ले सकते हो कुछ समय के लिए और उसके बाद आपके अकाउंट से वो पैसा निकल जाता है, एक तरह से ये मान के चलो। तो क्रेडिट कार्ड जब हम रखते हैं ना तो बैंक इसके बदले में हमसे कुछ चार्जेस लेता है इस सुविधा का, ठीक है। वो सुविधा मेंबरशिप फ़ीस और एनुअल फ़ीस के तौर पे होती है। जो फ़ीस अगर आपने भरने के बजाय आपके एम्प्लॉयर ने भर ली है तो आपका एम्प्लॉयर ने जो भी आपको ये सुविधा दी है वो आपकी टैक्सेबल रहेगी। भाई बिल मेरे को भरना था ना, मेरे एम्प्लॉयर ने भर दिया तो टैक्सेबल हो गई, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके और अगर मेरे से बदले में कुछ ले रहा है तो वो माइनस कर देना, यानी कि 5,000 रुपये का मान लो एनुअल फ़ीस थी, इसने 5,000 रुपये मेरे भर दिए, लेकिन 2,000 रुपये मुझसे ले भी लिए तो 3,000 ही तो हुए ना, तो 3,000 टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस जो हैं वो होली और एक्सक्लूसिव अगर तो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मैं बिज़नेस के लिए करती हूँ और वो बिज़नेस भी एम्प्लॉयर का है, देन वो जो छूट मेरे को दे रहा है ना या जो मेरे को मेरे क्रेडिट कार्ड का ख़र्चा दे रहा है वो तो एक तरह से अपने फ़ायदे के लिए दे रहा है, फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। आपके 5 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं उस पोर्शन में। आप आओ देखते हैं। आपका एक तो पहले दोनों मकान वाले क्लियर हो गए, नीचे यहाँ कोई कैलकुलेशन है नहीं, जहाँ जहाँ सर्कल है ना वहाँ कैलकुलेशन है। हालांकि यहाँ ऊपर सर्कल करना था मुझे, फर्स्ट टू सेकंड थर्ड पे नहीं किया, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट फ्री लोन, हॉलीडे एंजॉयमेंट, फ्री फूड, गिफ्ट एंड क्रेडिट कार्ड, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अभी 4 आपके इस वाले पोर्शन में हो रहते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, ठीक है जी। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।